ट्वेल्थ का एक ऐसा चैप्टर जो स्टूडेंट्स को इजीली समझ नहीं आता या फिर वो एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स का पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हाईली वेटेड चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में सबसे पहले हमें क्या समझना है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो पहले मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। अब पी प्लांट के उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए जिसको उन्होंने स्टडी किया। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर्स के दो ट्रेट्स होते हैं। तो ये डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट। दो ट्रेट होगा, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट ट्रेट, एक रिसेसिव ट्रेट। तो सबसे पहले उन्होंने जो कैरेक्टर लिया, वो कैरेक्टर का नाम था प्लांट की हाइट। तो पहला कैरेक्टर है हाइट। अब हाइट के दो ट्रेट हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट था टॉल और रिसेसिव ट्रेट था डॉर्फ। दूसरा था सीड का कलर। तो सीड का जो ट्रेट था वो था ग्रीन। सीड का जो कलर था वो था ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट, येलो था डोमिनेंट ट्रेट और ग्रीन था रिसेसिव ट्रेट। उसके बाद उन्होंने लिया सीड का शेप। तो सीड का शेप उन्होंने राउंड सीड थे वो डोमिनेंट थे और रिंकल शेप्ड कैसे थे? रिसेसिव थे। उसके बाद उन्होंने लिया पोड कलर जिसे हम फ्रूट कलर बोलते हैं। तो पोड कलर में ग्रीन कैसा था? ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट था और येलो जो था वो रिसेसिव ट्रेट था। उसके बाद पोड का शेप देखते हैं, पोड शेप। तो पोड शेप में कैसा था? जो फुल पोड था वो डोमिनेंट था और जो कंस्ट्रिक्टेड थे या फिर एनसीईआरटी ने लिखा उसको इन्फ्लेटेड, जो इन्फ्लेटेड थे वो क्या थे? रिसेसिव ट्रेट थे। क्लियर? तो हमारे पास ये 5 कैरेक्टर आ गया है। 2 और कैरेक्टर्स हम देखते हैं। 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिया था। तो 2 और कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे? यहां पे मैं लिख रहा हूं कैरेक्टर्स। यहां पे एक मिनट, चलो पहले ये देख लो, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। तो ये 5 कैरेक्टर थे, पांचों कैरेक्टर के ये ट्रेट हो गए। चलो नेक्स्ट जो कैरेक्टर था उसके 2 ट्रेट्स मैंने बताए, डोमिनेंट ट्रेट
और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव, तो 5 कैरेक्टर थे। छठा कैरेक्टर था फ्लावर की पोजीशन। तो जो एक्सिल पे आ रहे थे फ्लावर वो डोमिनेंट था, और जो टर्मिनल पे फ्लावर थे वो रिसेसिव था। 6 कैरेक्टर हो गए। 7th कैरेक्टर है फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर जो था उसमें डोमिनेंट रेट था वॉयलेट और रिसेसिव ट्रेट था व्हाइट। ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिया था और इस 7 कैरेक्टर्स की उन्होंने स्टडी की थी पी पे। अब मेंडल इतना सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट्स थी उसमें सैंपल कलेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेट था। उन्होंने स्टैटिक्स का, मैथमेटिक्स का यूज किया था, इसलिए उनको एक्सपेरिमेंट उनका एक्यूरेट था। और क्या हुआ कि उनका एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा बढ़िया रहा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहा फॉर जेनेटिक्स। तो अब मेंडल ने इस कैरेक्टर्स में से कहा कि पी के 7 कैरेक्टर्स है, 7 कैरेक्टर्स को तो मैं एक पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा, पूरी स्टडी एक साथ नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक एक करके स्टडी स्टार्ट किया। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स में से एक एक करके स्टडी स्टार्ट की और पहला कैरेक्टर लिया हाइट। तो हाइट की इस कैटेगरी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसे लिखोगे स्टडी ऑफ वन जीन, या फिर इसकी को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक जीन की स्टडी देखते हैं। तो उन्होंने जो कैरेक्टर लिया वो था हाइट। कैरेक्टर इज हाइट, और इस कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे। इस कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे। तो जो डोमिनेंट ट्रेट था वो था टॉल, डोमिनेंट ट्रेट, और रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट जो था वो था टॉल, और टॉल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी से। रिसेसिव ट्रेट था ड्वार्फ। ड्वार्फ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल टी से। स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब इन्होंने इसकी स्टडी की, तो स्टडी में क्या देखा? इन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया। टॉल जिसको टी और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको उन्होंने क्रॉस करवाया, और ये क्रॉस कहलाया क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने क्या किया? टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ करवा दिया। ड्वार्फ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ठीक है, या ऐसा करो, इस क्रॉस पॉलिनेशन को यहाँ पे ना लिख के, यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिख दो। ये जो क्रॉस था, ये दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन।
इन दोनों को उन्होंने क्रॉस करवा दिया। अब क्रॉस करवाने पे सबसे पहला रिजल्ट उन्हें मिला F1 जनरेशन। सबसे पहले देखते हैं क्रॉस कैसे हुआ ये। तो जब टॉल को तुम क्रॉस करोगे, ये टॉल था, दैट इज कॉल्ड टी, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं डॉग से, स्मॉल टी स्मॉल टी। जब गैमेट्स बनेगा तो ये ट्रेड सेपरेट हो जाएंगे। जब गैमेट्स बनेगा तो ये ट्रेड सेपरेट हो जाएंगे। तो एक कैपिटल टी यहां ले लिया, और इसमें भी जब गैमेट बना उसका स्मॉल टी यहां पे ले लिया। इन दोनों के बीच क्रॉस हो रहा है, इन दोनों के बीच क्रॉस हो रहा है। तो जब इन दोनों के बीच क्रॉस करोगे तो F1 जनरेशन ही आएगी सबसे फर्स्ट। इसे फेलिलियन जनरेशन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों की प्रोजेनी बनी, एंड दिस प्रोजेनी इज कॉल्ड all progeny are hybrid tall। all progeny are hybrid tall। क्लियर। अब यहां पे मेंडल ने कुछ रिजेंबल्स दिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिला मेंडल को कि यहां पे क्या क्या हो सकता है। तो आओ देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी। F1 जनरेशन में जो ऑब्जर्वेशंस थी, F1 जनरेशन में जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या क्या थी वो देखते हैं हम। सबसे पहले जो भी प्रोजेनी थी वो कैसी थी, all progeny are hybrid tall। all progeny are hybrid tall। और दूसरा क्या था, प्रोजेनी सिर्फ किसी एक ही पेरेंट से रिजेंबल कर रही थी और वो था टॉल प्रेजेंट। तो प्रोजेनी रिजेंबल्स only with tall parents। टॉल पेरेंट्स। अब मेंडल से पूछा गया कि क्या इस प्रोजेनी में जो ड्रॉफ के ट्रेड्स थे या ड्रॉफ पेरेंट्स के ट्रेड्स नहीं आए। तो मेंडल ने कहा कि आए हैं बट एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। मेंडल ने क्या कहा, इन प्रोजेनी recessive traits recessive parent traits are also present in progeny but they do not express क्लियर। ये F1 प्रोजेनी का F1 जनरेशन की ऑब्जर्वेशंस थे। अब मेंडल ने कहा कि जो भी F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी आई है उसको मैं क्या करूं, सेल्फ कर दूं, मतलब आपस में ही उसका सेल्फ पॉलिनेशन कर दें। तो उन्होंने क्या किया, जो हाइब्रिड टॉल थे टी और टी, इसको उन्होंने क्रॉस किया हाइब्रिड टॉल के साथ। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया।
दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या आया, F2 जनरेशन आया। देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये T और T ये एक प्रोजेनी थी। जब इन दोनों के गैमेट्स बनने की बारी आई तो ट्रेड सेपरेट हुए, कैपिटल T ये सेपरेट हो गया और स्मॉल t ये सेपरेट हो गया। इसका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था हाइब्रिड टॉल से ही, ये भी एक प्रोजेनी थी। इसका भी जब गैमेट्स बना, इसका भी जब गैमेट बना तो ये कैपिटल T और ये स्मॉल t सेपरेट हुए और इन दोनों में क्रॉस हुआ। तो जब F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन जब आया तो मेंडल ने कहा कि यार इसका जनरेशन मैं निकालूं कैसे, उनके लिए बहुत मुसीबत कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसकी कैलकुलेशंस। तो उस टाइम एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था रेगार्ड सी पुनेट, उन्होंने मेंडल की हेल्प की और उन्होंने एक स्क्वायर मेथड दिया, दैट इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। तो F2 जनरेशन हम पुनेट स्क्वायर पे निकालते हैं। F2 जनरेशन पुनेट स्क्वायर में क्या कहता है कि ये जो ट्रेड्स, ये जो गैमेट्स हैं, उसको आप एक बार हॉरिजॉन्टली लिख दो और एक बार वर्टिकली लिख दो। गैमेट्स हमने स्क्वायर पे एक बार हॉरिजॉन्टली एक बार वर्टिकली लिख दिया। अब इसकी क्रॉसिंग करते हैं। तो कैपिटल टी जब क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी आ गया। अब कैपिटल टी जब स्मॉल कैपिटल टी से क्रॉस करेगा तो ये टी आ गया। इन दोनों को क्रॉस करवाओ, हाइब्रिड टॉल, और इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो ड्वार्फ आ जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रोजेनी बन रही थी सेल्फ पॉलिनेशंस में। अब इन्होंने, मेंडल ने इसका रेशियो निकाला। रेशियो में उन्होंने 2 चीज़ों का ख्याल रखा कि एक फिनोटिपिक रेशियो, जिसको मैं क्या करूंगा, फिजिकली अपीयरेंस जो रेशियो होगा वो फिनोटिपिक रेशियो, और दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो, जो जीन्स किस टाइप के हैं इस प्रोजेनी के अंदर, वो उन्होंने ध्यान से देखा कि इसका रेशियो क्या है।